नमस्कार दोस्तों, उत्साह क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग का पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आप सभी को पता है रीट मुख्य परीक्षा में ये टॉपिक जोड़ा गया है, सूचना तकनीकी, जिसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं। तो आज हम थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग। इससे पहले हम पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बता चुका हूँ कि सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, इसके अलावा कैसे काम करता है सूचना प्रौद्योगिकी, और ई शासन के बारे में भी बात कर चुके हैं। इसके अलावा हम डिजिटल इंडिया के बारे में भी बात कर चुके हैं कि डिजिटल इंडिया क्या है। आप सभी को पता है डिजिटल इंडिया जो भारत सरकार का एक कार्यक्रम है। जो बात करते हैं दोस्तों कि डिजिटल इंडिया में कितने स्तंभ है, तो आपको सीधा क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि कितने स्तंभ है, तो आपको याद करना है 9 स्तंभ है। कौन कौन से बात करते हैं? ब्रॉडबैंड, हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक एक्सेस, जनता इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई गवर्नेंस तकनीकी के जरिए सरकार में सुधार, ई क्रांति सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान करना, सभी के लिए सूचनाएं, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन, नौकरियों के लिए आईटी और जल्दी पैदावार करना। ये जितने भी कार्यक्रम है 9 स्तंभ, ये सभी कार्यक्रम अलग अलग मंत्रालयों से और विभागों से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आप सभी को पता है, इनमें जो डिजिटल इंडिया के मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा देना है। अब बात करते हैं ई मित्र। आपने सभी ने ई मित्र का तो नाम सुना होगा। ई मित्र राजस्थान सरकार के विभिन्न कार्यों का फायदा उठाने के लिए सभी जिलों में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन कार्य करने के लिए बनाई गई एक गवर्नेंस योजना है। इसमें जन्म मृत्यु विवाह जाति प्रमाण पत्र, सरकारी योजनाओं में आवेदन, पानी बिजली के नए कनेक्शन या स्कूल कॉलेज की फीस भरनी हो तो इसके लिए अब सरकारी ऑफिस, कॉलेज तथा स्कूल के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक आज आप जितने भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हो सब पहले ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन हो गया है। पहले विभाग को आपको एक पत्रावली के माध्यम से भेजना होता था, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ई मित्र कियोस्क द्वारा ई मित्र मोबाइल ऐप पर अब ये सारी सुविधाएं मौजूद है। जैसे कि आपने एसएसओ आईडी में भी दे रखा है, वहाँ पर भी कई सुविधाएं आप नागरिक के द्वारा भी उपलब्ध है। राज्य सरकार ने विभिन्न विभाग से जुड़ी 105 सुविधाओं को ई मित्र पोर्टल से जोड़ा है। इन सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए कोई भी नागरिक ई मित्र कियोस्क पर जाकर आवेदन कर सकता है और मोबाइल पर ई मित्र ऐप डाउनलोड कर इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा ई मित्र सिर्फ पानी बिजली के बिल जमा करवाने भर की सुविधा नहीं देते, बिल्कुल सही है। इसके अलावा भी बहुत सी सुविधा देते हैं। दर्जन सुविधाएं हैं जो ई मित्र प्रदान कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट समेत 10 तरह के प्रमाण पत्र ई मित्र कियोस्क पर उपलब्ध है। इसके अलावा लर्निंग लाइसेंस, नया ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल और डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, नई श्रेणी की ड्राइविंग लाइसेंस और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए भी ई मित्र पर आवेदन किया जा सकता है। मूल निवास प्रमाण पत्र और पुलिस वेरिफिकेशन, घरेलू नौकर का सत्यापन, किराएदार का सत्यापन, हाउसिंग बोर्ड की मासिक किस्त, समाज कल्याण विभाग की योजनाएं तथा ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल और नया ड्राइविंग लाइसेंस और डुप्लीकेट आरसी समेत बहुत सी सुविधाएं आप ई मित्र के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग, राजस्व, डिस्कॉम, कृषि समेत अनेक योजनाओं के लिए आवेदन फॉर्म ई मित्र पर है। इसमें नया पानी बिजली कनेक्शन, इंदिरा आवास योजना, मनरेगा कार्य में आवंटन, वोटर आईडी में संशोधन संबंधित आवेदन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है ई वाणिज्य, ई कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य या ई वाणिज्य का अर्थ है कि इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना, जिसे कि आज अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये जितने भी कॉमर्शियल वेबसाइट हैं ये ई वाणिज्य के अंतर्गत ही आती है। ऑनलाइन व्यापारिक कार्यों को इंगित करता है, बिल्कुल सही बात है, जिनमें उत्पाद एवं सेवा खरीदी हुई बेची जाती है। तो आप देख सकते हैं कि अमेजन, फ्लिपकार्ट पर इन पर जो सामान है वो खरीदा और बेचा जाता है। ई वाणिज्य उन सभी व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित है जिसमें 2 या 2 से अधिक पक्ष व्यापारिक एवं ग्राहक भौतिक संपर्क या भौतिक विनिमय के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अन्य क्रिया करते हैं। ई व्यापार, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग आदि ई वाणिज्य के ही भाग है जो मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों, ये ई वाणिज्य कई प्रकार के होते हैं, जैसे B2B, इसके अलावा B2C, C2C, जैसे बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर्स टू कस्टमर।
तो दोस्तों ई वाणिज्य के ये कई प्रकार है। विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था के जो प्रादुर्भाव के कारण ई वाणिज्य या ई व्यापार की व्यूह रचना के अंग बनता जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। ये आर्थिक विकास के उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। व्यापार में सूचना एवं सूचना जो संचार तकनीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी के उपयोग ने व्यापारिक संगठनों के मध्य तथा व्यापारिक संगठन एवं व्यक्ति विशेष के मध्य संबंधों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। कॉमर्स के अंतर्गत क्रेता इच्छित वस्तु को क्रय करने के लिए वस्तु का उत्पादन करने वाली विक्रय करने वाली व्यापारिक संस्थाओं को ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर वस्तु का चयन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपको फ्लिपकार्ट या किसी भी जो ई कॉमर्स वेबसाइट वहाँ पर जाकर आप अपना वस्तु का चयन कर सकते हैं और उसे ऑर्डर कर सकते हैं। क्रेता को उत्पाद का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग द्वारा करना होता है। तो ये तो आपको जनरल नॉलेज बातें हैं, कि सामान्य बातें हैं, कि अगर आपको कोई भी वस्तु अपन ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वहाँ से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई इनके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा विक्रेता की वेबसाइट पर भी सुविधा उपलब्ध होती है, जहाँ क्रेता अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर, अन्य जानकारियां देता है। विक्रेता कार्ड प्रदाता संस्था से इन जानकारियों को ऑनलाइन सत्यापन करता है और सौदा निश्चित करता है। विक्रेता कोरियर या परिवहन सुविधा की मदद से वस्तु को क्रेता द्वारा बताए गए पते पर भेजता है तथा भुगतान राशि क्रेता के खाते से विक्रेता के खाते में हस्तांतरित हो जाती है। ये तो बातें आपको सभी को पता है। अब बात करते हैं ई वाणिज्य के क्या क्या लाभ है। वस्तुएं एवं सेवाओं को चुनने से पूर्व क्रेता घर बैठे विभिन्न विक्रेताओं की वेबसाइट पर जाकर उसकी विशेषताओं, कीमतों आदि की तुलना कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी वस्तु को अगर ऑर्डर करते हैं तो उससे पहले आप चेक कर सकते हैं कि वो मार्केट में के अलग अलग जो स्टोर रहते हैं ऑनलाइन, उन पर कितने की प्राइस पड़ रही है और उनकी तुलना कर सकते हैं। इसके अलावा रेटिंग का भी आता है कि उन रेटिंग के द्वारा भी आप चयन कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है या खराब है, जिससे क्रेता को बहुत कम प्रयास में इच्छित वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी तथा चयन के लिए विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। ई वाणिज्य से उत्पाद तथा क्रेता के मध्यस्थों के श्रृंखला छोटी हो जाती है। बिल्कुल सही है कि आप सीधा जो विक्रेता होता है, आप सीधा उसकी वस्तु खरीद रहे हैं, उसमें बीच में कोई भी नहीं होता है। कि जैसे कोई भी अपन वस्तु खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, तो वो सीधा अपने पास आ रहा है, जो उसको क्रेता जो उसको बेच रहा है, उत्पादन कर रहा है उस चीज का, वहां से सीधा वो ग्राहक के पास आ रहा है, उसमें किसी भी स्टोर की जरूरत नहीं रहती है। विपणन लागत में कमी आ जाती है। बिल्कुल सही है। अगर जैसे कोई भी प्रोडक्ट पहले बाजार में आता है, जैसे आप एक मोबाइल का उदाहरण या लैपटॉप का उदाहरण ले लीजिए, सबसे पहले उसको जो उत्पादक कंपनी है वो अपने स्टोर पर बेचती है और स्टोर के बाद में वो ग्राहकों को तक पहुंचती है। तो सीधा जो उत्पादक जो कंपनी है वो सीधा क्रेता को ही बेच देती है, जिससे विपणन लागत में भी कमी आ जाती है, जिससे उत्पादक क्रेताओं को तुलनात्मक रूप से कम मूल्य पर वस्तुओं को क्रय करने का अवसर प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जब बीच में कुछ रहेगा ही नहीं तो वो वस्तु वहां से सस्ती पड़ेगी और जो उत्पादन करने वालों को भी ज्यादा बेनिफिट होगा। ई वाणिज्य में व्यापारिक सूचनाओं का आदान प्रदान इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन होता है। बिल्कुल सही है, जिससे व्यापारिक सूचनाओं के आदान प्रदान की लागत व समय में कमी आती है। बिल्कुल सही है। ई वाणिज्य से व्यापार में खर्चीले शोरूम, कमीशन, एजेंट, सेल्समैन की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल हमने अभी चर्चा की है कि इसमें बीच का कुछ सिस्टम ही नहीं रहता है ई वाणिज्य सिस्टम में। परंपरागत व्यवसाय की तुलना में विपणन लागत कम हो जाती है, जैसा कि अभी हमने चर्चा की है। विपणन सुविधाजनक, सरल व असरदार होती है। बिल्कुल, जैसे आपका सीधा प्रोडक्ट आपके पास में आ रहा है और वहां से आप इसको, अगर आपको पसंद भी नहीं है तो आप उसको रिटर्न का और ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट है, ई वाणिज्य में उत्पाद एवं सेवाओं की जानकारी व्यापारिक संस्था की वेबसाइट पर उपलब्ध होती है। बिल्कुल सही है। वहां पर आप जो क्रेता जो बेच रहा है उसकी भी जानकारी उपलब्ध रहती है। विश्व के किसी भी स्थान से कोई भी व्यक्ति इन वेबसाइटों के माध्यम से उत्पादों या सेवाओं को प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल सही है। आप वर्ल्ड में, जैसे कि एक वेबसाइट आती थी अलीबाबा, उससे जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट, विदेशी प्रोडक्ट भी आप इंडिया में मंगा सकते थे। इस प्रकार व्यापारी को एक विश्वव्यापी बाजार उपलब्ध हो जाता है। ई वाणिज्य ने लाइसेंस प्राप्त करने की क्रियाविधि, सरकार से संबंधित अन्य जो कार्यकलाप तथा प्राप्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बना दिया। बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं इंटरनेट बैंकिंग। इतिहास पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि हर कार्य को नवीनतम तकनीकी के उपयोग से और ज्यादा सुलभ, तीव्र और आसान बनाने की प्रक्रिया अनवरत जारी रही है। इंटरनेट बैंकिंग अब कोई नई चीज नहीं रह गई है। भारत में इसका प्रयोग शुरू हुए वर्षों
हो चुके हैं और रोज करोड़ों लोग इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग लेन देन करते हैं। दोस्तों साधारण भाषा में अगर इंटरनेट बैंकिंग को समझा जाए तो यह है कि आपको एक आईडी और पासवर्ड दिया जाता है कि जिसके थ्रू आप अपने जो मोबाइल या लैपटॉप या किसी भी माध्यम से आप उसका जो बैंक का है वो अपना जो उसका आईडी और पासवर्ड जनरेट होता है उसके द्वारा आप किसी भी संस्था को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि जो से ज़्यादा मनी अगर किसी को भेजते हैं पैसे तो इंटरनेट बैंकिंग का ही यूज किया जाता है। किसी भी बैंक द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को किसी भी स्थान से कंप्यूटर मोबाइल या किसी अन्य यंत्र के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से प्रयोग करना इंटरनेट बैंकिंग कहलाता है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया है। इसके लिए बैंक वेबसाइट और मोबाइल ऐप बनाकर इसे अपने ग्राहकों को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं। बिल्कुल सही है। इंटरनेट बैंकिंग को कई नामों से जाना जाता है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग इत्यादि। लेकिन इस सब का आशय एक ही होता है, मोबाइल बैंकिंग में हम मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट के माध्यम से बैंक का कार्य पूर्ण करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के क्या लाभ है? तो इंटरनेट बैंक जैसे अपने खाते की शेष राशि की जानकारी लेना, आप अपने अकाउंट में चेक कर सकते हैं कि कितना बैलेंस है। इसके अलावा लेन देन की बैंक स्टेटमेंट देखना, जो भी आपके खाते में लेन देन हुआ है वो ई बैंकिंग के माध्यम से देख सकते हैं। नया एफडी या अन्य खाते खोलना, आजकल कई क्या सभी बैंक ये ऑनलाइन फैसिलिटी दे रखे हैं कि आप वीडियो केवाईसी करवाकर सीधा अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा आप ई बैंकिंग के माध्यम से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली पानी डिश अन्य बिलों का घर बैठे भुगतान कर सकते हैं और अपने खाते का स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। चेक बुक ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं, बैंक से किसी भी उपलब्ध बैंकिंग सेवा की मांग करना या शिकायत दर्ज करवाना भी कर सकते हैं। अपने खाते की जानकारी देखना और उसमें कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं। शेयर बाजार व अन्य विभिन्न निवेश ऑनलाइन कर सकते हैं। बस रेल जितने भी टिकट इंटरनेट से बुक कर सकते हैं। अपना टैक्स व अन्य भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन डीडी डिमांड ड्राफ्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अपने लोन व अन्य खातों का विवरण देख सकते हैं। जीवन बीमा, वाहन बीमा व अन्य बैंकिंग सेवाएं उत्पाद ऑनलाइन खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग कैसे करें। इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करने के लिए आपको बैंक से संपर्क करना होगा। वहां से आपको मैं जैसे कि पहले बता चुका हूं कि यूजर आईडी और पासवर्ड जारी करेंगे, उसके बाद में आप वेबसाइट पर जाकर उसको लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग के प्रयोग दौरान रखी जाने वाली सावधानियां, आजकल फिशिंग द्वारा तकनीक के दुरुपयोग से इंटरनेट के जालसाज, जो ये फिशिंग तकनीक है इसमें होता है कि एक तरह से किसी भी दूसरे के कंप्यूटर में झांकना। कहने का आशय है कि एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से दूसरे जो ऑनलाइन माध्यम से किसी डेटा का चोरी करना ही फिशिंग होता है। खातों को हैक कर उन्हें हानि पहुंचा रहे हैं, ऐसे में आवश्यक है कि इंटरनेट बैंकिंग के प्रयोग में अत्यंत सावधानी बरती जाए। इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपको जारी किया गया पासवर्ड किसी अन्य को न बताएं और ये पासवर्ड अपने बैंक खाते की चाबी है। बिल्कुल सही बात है। आप अपने पासवर्ड को कहीं लिख कर ना रखें, इससे किसी अन्य के हाथों में जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमेशा अपने पासवर्ड को याद रखें। इंटरनेट बैंकिंग का लिंक हमेशा बैंक की वेबसाइट पर जाकर ही खोलें। किसी अन्य द्वारा भेजे गए ईमेल, एसएमएस इत्यादि से प्राप्त लिंक कभी भी इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग ना करें। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति का फोन करने पर उसे बैंक खाते का पासवर्ड या गुप्त जानकारी नहीं बताएं। ओटीपी, सीधा यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ओटीपी क्या है, तो ये वन टाइम पासवर्ड है। आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है इसमें। इंटरनेट बैंकिंग खाते के प्रयोग के बाद उसे लॉग आउट कर दें। ये जितने भी ये एक सामान्य जानकारी है जो आज हर व्यक्ति को पता रहती है। अपने ब्राउजर में इंटरनेट बैंकिंग के प्रयोग के समय ध्यान दें कि एड्रेस बार का रंग हरा हो गया हो। एड्रेस में HTTPS ना कि सिर्फ HTTP। इन दोनों का ये आशय रहता है कि जो HTTP रहता है उस पर लॉग नहीं रहता है और जो HTTPS होता है इसमें लॉग रहता है। यहाँ पे जो एस सिंबल है ये सिक्योरिटी का है। HTTPS जो रहता है इसमें सिक्योर रहता है, ये पेड लॉग रहता है, जबकि जो HTTP रहता है ये लॉक नहीं रहता है। तो ज़्यादा सुरक्षित जब भी वेबसाइट खोलें तो ऊपर आप जाकर देख सकते हैं कि उसमें HTTPS होना चाहिए। नेक्स्ट है, जिसे आपको हमेशा ऑनलाइन बैंक की वेबसाइट जो ओपीएस जिसे देख सकते हैं आप HTTPS है,
तो यहाँ पर एस जो दे रखा है वो सिक्योरिटी का सिंबल है। अगर यहाँ पे अगर HTTP हो ना तो उस वेबसाइट को कभी नहीं खोलें, क्योंकि वो सिक्योरिटी पर्पज उसमें सिक्योर नहीं है वो वेबसाइट। इसके अलावा जैसे ये ऑनलाइन वेबसाइट का देखिए, आप यहाँ पे HTTP है, तो ये जो वेबसाइट है वो सिक्योर नहीं है, या बैंक से संबंधित भी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये ऊपर देखिए HTTPS है, तो यहाँ पर ये वेबसाइट सिक्योर है। लॉटरी या किसी इनाम संबंधी ईमेल इत्यादि से बचें, ये तो आपको सामान्य जानकारी है, सभी को पता है, आजकल बहुत से फ़ोन या कॉल आते हैं, तो इसमें कोई बताने का ऐसा वो नहीं है। अपने कंप्यूटर लैपटॉप को हमेशा नए एंटीवायरस से युक्त रखें, बिल्कुल सही बात है। जब भी आप कंप्यूटर खोलें या अगर नेट बैंकिंग का यूज़ करें या नेट चलाएं आप अपने PC में, तो एंटीवायरस तो आपको रखना ही चाहिए। किसी भी प्रकार की जानकारी या संदेह होने पर बैंक के फ़ोन नंबर पर कॉल करके तुरंत सूचना देनी चाहिए, बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक है ई लर्निंग। ई लर्निंग तो आपको सभी को पता है कि सबसे इस टाइम पे चर्चित टॉपिक है। ई लर्निंग के इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, डिस्टेंसिंग लर्निंग, जैसे कोरोना काल में डिस्टेंसिंग लर्निंग भी सबसे ज़्यादा काम आया है, क्योंकि हम कहीं भी बैठे आज ऑनलाइन शिक्षा पा रहे हैं। जैसे आप भी मेरे से जुड़ रहे हो, तो आप इसी डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू ही जुड़ रहे हो। इसके अलावा वर्चुअल लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षा, एजुकेशन और वेब आधारित प्रशिक्षण। आजकल जैसे अगर आपको किसी को भी वेब बेस्ड ट्रेनिंग देनी है, तो आप नेट के माध्यम से भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके अलावा जैसे आपने होम टू वर्क का भी नाम सुना होगा, अभी कोरोना काल में घर बैठे काम हो रहा था, तो ये वेब बेस्ड ऑनलाइन का ही कमाल था। इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के द्वारा सीखने, प्रशिक्षण या शिक्षा के प्रोग्राम को प्रतिपादन करना ही ई लर्निंग है, बिल्कुल सही है। ई लर्निंग में प्रशिक्षण, शैक्षणिक या सीखने की सामग्री को कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के उपयोग से उपलब्ध कराई जाती। अब तो सीधा ये समझ लिया कि ई लर्निंग, लर्निंग माने सीखना और ई माने इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर आप कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं, वही ई लर्निंग है। ई लर्निंग में इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, ऑडियो वीडियो टेप उपकरण, प्रसारण, इंटरेक्टिव टेलीविज़न, जैसा कि ये भी काम आ रही है, जो बोर्ड आता है, CD-ROM आदि के द्वारा विषय वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है। डिस्टेंसिंग एजुकेशन ई लर्निंग के विकास के आधार है। ई लर्निंग ऑन डिमांड हो सकती है, ये समय, उपस्थिति, यात्रा की दिक्कतों से निजात दिलाती है, बिल्कुल सही है। आपको जब भी इच्छा हो आप ई लर्निंग के माध्यम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है ई लर्निंग की विधा, मोड्स ऑफ ई लर्निंग। आजकल ई लर्निंग के लिए कई तरीके उपलब्ध है। एक प्रशिक्षु अपनी आवश्यकताएं सुविधा के अनुसार इनमें किसी भी एक विधा या एक अधिक विधा के मिश्रण का उपयोग कर अपने ज्ञानवर्धन के लिए कर सकता है। शुद्ध ऑनलाइन, प्योरली ऑनलाइन। ऑनलाइन लर्निंग में प्रशिक्षु कंप्यूटर के माध्यम से संचार कर अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल सही है। जैसे कि आपको कोई भी स्किल्स लेनी है, तो आप कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन ले सकते हैं। नेक्स्ट है सिंक्रोन्स। सिंक्रोन्स लर्निंग में प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षक भौतिक रूप से दूर दूर होने के बावजूद वास्तविक समय में एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया इंटरेक्ट करते हैं। जैसे लाइव वीडियो प्रसारण आता है, लाइव टेलीविजन आता है, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आती है, और लाइव सैटेलाइट प्रसारण, ऑनलाइन लेक्चरर सिंक्रोन्स के अंदर आता है। नेक्स्ट है असिंक्रोन्स। असिंक्रोन्स में लर्निंग में प्रशिक्षु एवं जो प्रशिक्षक भौतिक रूप से दूर दूर होते हैं और उनके मध्य वास्तविक समय में अन्योन्य क्रिया नहीं होती है, जैसे इंटरनेट या CD-ROM पर उपलब्ध अध्ययन सामग्री, ऑडियो वीडियो टेप। कहने का आशय कि जो सिंक्रोन्स होते हैं वो तो होते हैं कि जैसे आप इंटरनेट के माध्यम से जुड़ना, आप सीधा ही समझ लीजिए कि इंटरनेट के माध्यम से जुड़ना। और अनसिंक्रोन्स वो होता है कि आप ऑफलाइन देख रहे हो, आप तो सीधा समझ लीजिए जैसे आपके पास एक पेन ड्राइव है, तो आप ये अनसिंक्रोन्स के माध्यम से आप उसका एजुकेशन ले रहे हो, और सिंक्रोन्स के माध्यम से आप लाइव इंटरेक्ट हो रहे हो। नेक्स्ट है उपदेशक से मार्गदर्शित समूह, सवअध्ययन, विषय विषय के साथ सवअध्ययन और मिश्रित लर्निंग। नेक्स्ट है वेब आधारित ई लर्निंग, वेब बेस्ड ई लर्निंग, जैसा कि हम कर रहे हैं। कंप्यूटर आधारित ई लर्निंग, कंप्यूटर के द्वारा, जिनमें जैसे CD-ROM DVD के द्वारा आप अभी मैंने आपको बताए हैं। जैसे पेन ड्राइव भी कंप्यूटर आधारित ई लर्निंग है, ऑडियो वीडियो टेप से भी ई लर्निंग
बिल्कुल सही है, आप ऑडियो वीडियो टैब से ई लर्निंग कर सकते हैं। ई लर्निंग के जो लाभ क्या क्या है, ई लर्निंग के मुख्य लाभ निम्नलिखित है, देखते हैं क्या क्या है। प्रशिक्षु जब तक विषय वस्तु को समझ नहीं लेता तब तक उसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे आप भी एक सीख रहे हैं तो आप एक प्रशिक्षु है, आपको जैसे ये वीडियो समझ में नहीं आए तो आप बार बार इसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं। आप इस वीडियो को कई बार इसका दोहरान कर सकते हैं। ये इंटरेक्टिव होती है, प्रशिक्षु अपने समझने की गति से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। प्रशिक्षण प्रतिपादन आसान तथा कम खर्चीला अफोर्डेबल होता है, बिल्कुल सही है। अगर आप जैसे मान लीजिए कि दूरस्थ क्षेत्रों में हैं आप, जैसे कि आपको कोई कोचिंग करना है किसी भी कोचिंग संस्थान से, तो आपको वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, आप घर बैठे भी कोचिंग कर सकते हैं बहुत ही कम शुल्क में। सीखने का पर्यावरण अन्वेषी तथा संयोगात्मक होता है, बिल्कुल सही है। प्रशिक्षु अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल सही है। आप अपने आवश्यकता अनुसार कभी भी जैसे इस वीडियो को ही देख सकते हैं। प्रशिक्षण सामग्री को किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे विंडो, यूनिक्स, मैक आदि पर उपलब्ध वेब ब्राउजर की सहायता से एक्सेस किया जा सकता है। प्रशिक्षण सामग्री का सस्ते में विश्व भर में वितरण किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। आप घर बैठे अगर आपको जैसे आपको कोई भी कोर्स सेल करना है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, या आप कुछ भी सिखा रहे हो, तो आप वर्ल्ड में कहीं भी उसको सेल कर सकते हैं। प्रशिक्षण इंटरनेट पर दिया जाता है, अतः यात्रा के समय व खर्च की बचत होती है। प्रशिक्षण इंटरनेट पर दिया जाता है तो यात्रा के समय बिल्कुल आप खर्च व समय की बचत होती है। आपको मैं सीधा उदाहरण एक कोचिंग संस्थान का भी बताऊंगी। जैसे आप 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रहते हो किसी भी कोचिंग संस्थान के लिए, तो आप वहाँ से डेली जाओगे तो आपको यात्रा का समय और खर्च भी होगा। और आप वहाँ अगर ऑनलाइन आपके पास वो सुविधा उपलब्ध होगी इंटरनेट के माध्यम से, तो आप उसको आपका समय व खर्च भी उसमें बचेगा। प्रशिक्षण आसानी से विषय वस्तु कंटेंट में परिवर्तन कर सकता है, बिल्कुल। आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं आजकल, जैसे आपको वहाँ पे आप सीख रहे हैं और कुछ कंटेंट उसमें ऐड भी कर सकते हैं। विषय वस्तु जो कंटेंट है, आजकल तो नॉर्मल शब्द हो गया, कंटेंट आपको हर जगह सुनने को मिलेगा। ये एक्सेस को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, बिल्कुल। प्रशिक्षु को प्रशिक्षण का शुल्क अदा करने का कोई आसान विकल्प उपलब्ध होते हैं, बिल्कुल सही है। आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से सीधा आप पेमेंट कर सकते हैं। प्रशिक्षु को अन्य प्रशिक्षण संसाधनों का सीधा एक्सेस उपलब्ध होता है। अब बात करते हैं जो ई लर्निंग, डिसएडवांटेज ऑफ ई लर्निंग। प्रशिक्षु को कंप्यूटर की आधारभूत जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर आपको कंप्यूटर की जानकारी नहीं होगी तो आप प्रशिक्षण कैसे ले सकते हैं। प्रशिक्षण की क्रियाविधि बैंडविड्थ और ब्राउजिंग के कारण सीमित हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। इसके लिए आपको उतनी कैपेसिटी भी होनी चाहिए और जो आपका ब्राउजर है वो भी सुटेबल होना चाहिए, तभी आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। आजकल उपलब्ध ब्राउजरों में विषय वस्तु की सीमित फॉर्मेटिंग संभव होती है, बिल्कुल सही है। जो बहुत से ब्राउजर होते हैं उसमें जो अपन मनचाही फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं। प्रशिक्षण अनुप्रयोग और विषय वस्तु को डाउनलोड करने में समय लगता है, बिल्कुल सही है। अगर आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है तो आपको विषय वस्तु को डाउनलोड करने में समय लगेगा। प्रशिक्षु का मूल्यांकन, असाइनमेंट व पुनर्निवेशन फीडबैक सीमित होता है, बिल्कुल। वहाँ पर लाखों स्टूडेंट रहते हैं प्रशिक्षु के लिए, तो जो आपको फीडबैक देते हैं वो देखे नहीं देखे, तो ये सीमित होता है। प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने में समय लगता है, इसको तैयार करने का प्रारंभिक खर्च अधिक होता है, बिल्कुल। अगर जैसे भी कोई भी कंटेंट तैयार करवाता है और पूरा सेटअप तैयार करता है प्रशिक्षण के लिए, तो उसमें बहुत खर्च बैठता है। प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए कंप्यूटर की जानकारी आवश्यक है, बिल्कुल। आपको अगर इंटरनेट ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहा है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी है कि कंप्यूटर तो आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट है ई डिजाइनिंग। आशा करता हूँ मैं जैसा समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी कुछ गलती हुई तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ई डिजाइनिंग, सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने डिजाइनिंग को नए आयाम प्रदान किए हैं। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसका देखिए आप यहाँ से सीधा आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैड का फुल फॉर्म क्या है। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड का फुल फॉर्म है, में इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न सॉफ्टवेयर की सहायता से जो आर्किटेक्चर डिजाइन से लेकर इंजीनियर डिजाइन तक सभी तरह की डिजाइन को कम समय और समी माप के लिए तैयार किए जाते हैं। आपको मैं सीधा शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो कैड होता है ये ई डिजाइन के लिए काम होता है। जैसे कि आपको घर का नक्शा बनवाना है, इसके अलावा कोई भी आर्किटेक्चर बनवाना है, तो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप बनवा सकते हैं, सीधा आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है जो आपका ये महत्वपूर्ण बिंदु है,
एक बार इन पे भी चर्चा कर लेते हैं। वैसे हम इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार इनका दोहरान कर लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी आज शक्ति है, विकास का प्रतीक बन गई है। बिल्कुल सूचना प्रौद्योगिकी आज जरूरी हो गया है। हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र आज सूचना प्रौद्योगिकी को अछूता नहीं रह गया। बिल्कुल ई शासन आप नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरकार के साथ अन्य क्रियाएं मतलब इंटरेक्शन कर मन वांछित सेवा लेने की सुविधा को अपने अंदर समाहित करता है। ईमेल एवं इंटरनेट के माध्यम से आप आम जनता की शासन में भागीदारी को बढ़ावा देना तथा शासन को सुगम सुरल एवं सुधारना ई शासन का अंतिम लक्ष्य है। जैसे कि हम ये चीजें सभी अपन ऊपर पढ़ चुके हैं, आपको इसमें कोई ऐसा नहीं है कि विस्तार से बताने का। कि जितने भी है हम डिजिटल इंडिया की बात करें, जो भी हम इसका जो पढ़ चुके हैं, डिजिटल इंडिया क्या है, कैसे वर्क करता है। राजस्थान सरकार ई मित्र के लिए ये ऑनलाइन ऑफलाइन कार्य के लिए बनाई गई है, ये भी हम। और इसमें एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ई मित्र कितनी सुविधाएं ई मित्र पोर्टल पर उपलब्ध करा रहा है। वो 105 सुविधाएं हैं जो ई मित्र उपलब्ध करा रहा है। ई व्यापार, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग, ई वाणिज्य की भाग है। ये जितने भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दिया हूँ। जब चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको, जो केड का मैंने ये फुल फॉर्म तो आप याद कर लीजिए, परीक्षा में श्योरिटी है कि आएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।